अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश की सरजमीन पर हाथों में हथकड़ियां लगे हुए, पैरों में बेड़ियां जकड़े हुए इस तरीके से अपने देश की सरजमीन पर उतरते हुए देखना यह कितना कष्टदायक होता है, कितना पीड़ादायक होता है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बताने की बात है। आप भली भांति इस दृश्य को अगर आप विचार करें तो आप भली भांति उन लोगों के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को महसूस कर सकते हैं जो कि उन लोगों ने महसूस किया होगा जिनको कि अमेरिकी सेना का एक जहाज हमारे देश के सरजमीन पर उतार के चला गया। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप शुरुआती पंक्तियों को सुनकर ही समझ गए होंगे कि मैं किस विषय की चर्चा आज करने वाला हूं। अभी 4 या 5 दिन पहले हम सभी ने देखा कि अमेरिकी सेना का एक जहाज अमृतसर में उतरा। 104 अप्रवासी भारतीयों को उन्होंने उस जहाज से उतारा जिनके हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी। सबसे पहले तो मैं अमेरिका के इस अमानवीय कृत्य की पूरे देशवासियों की ओर से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जितने भी शब्द उनकी निंदा में किए जाए मुझे लगता है कि वे सारे कम होंगे। ठीक है, आपने संप्रभु रूप से यह फैसला लिया है कि आप इस तरीके से, और यह साथी क्यों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि क्यों इस तरीके से उन्हें निर्वासित किया गया, क्योंकि वे लोग अवैध रूप से या बिना दस्तावेजों के या गलत दस्तावेजों के साथ लोग उस देश में रह रहे थे। और ठीक है कि हमारे देश में भी अगर कोई इस तरीके से अवैध रूप से रहेगा तो इस तरह हमारा देश भी यही कुछ करेगा। तो जो लोग इस तरीके से, आपने अमेरिका ने, ठीक है, आपने संप्रभु रूप से फैसला लिया कि आप लोग ऐसे लोगों को अपने देश में नहीं रखना चाहते, तो आप मानवीय गरिमा के साथ आप उन्हें निर्वासित कीजिए ना। इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाना कि वे कोई अपराधी है, वे कोई आतंकवादी है, तो मुझे लगता है कि वैश्विक शक्ति के द्वारा इस तरह का भोंडा प्रदर्शन किया जाना, इस तरीके से अमानवीय कृत्य किया जाना, इसकी कहीं से कहीं तक भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल ही गलत है। कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए, हो भी रही है। साथियों, इस विषय पर मैं 2 या 3 दिन पहले वीडियो बनाने वाला था। जब मैंने इस वीडियो को देखा कि इस तरीके से हमारे देश के लोगों को उतारा जा रहा, अपनी सरजमीन पर छोड़ा जा रहा, बहुत गुस्सा उस दिन दिल में भरा हुआ था, और होगा भी। हर एक भारतीय को इस तरीके का दृश्य जब कोई देखेगा तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारे विषय इस बात पर और भी आते हैं साथियों। मुझे लगता है कि शायद आपने वे विषय सोचे हो या ना सोचे हो, और मैंने भी नहीं सोचे थे। सब स्पष्ट कहूं तो झूठ बोलने की मेरी आदत रही थी, मैंने भी नहीं सोचे थे। दिल में बहुत सारा गुस्सा था और मैं सीधे मतलब उसको, अपने गुस्से के उबार को बस लोगों के सामने रख देना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़े भाइयों के साथ बैठा, बुद्धिजीवियों के साथ बैठा, उस विषय के अंतर्गत आने वाले अनेक विषयों की जब मैंने चर्चा की तो मैंने देखा कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें भी नहीं पता है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चीजें उस पर ऐसी जो कि शायद हम लोगों ने नहीं सोची होंगी। और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि जब हम इस तरीके की चीजें देखते हैं तो सीधे सबसे पहले हमारे दिल में गुस्सा ही आता है। और साथ ही एक चीज और, आजकल रील के इस युग में हम लोगों की जो सोचने की शक्ति है, मुझे लगता है कि वो कम भी होती जा रही है। हम केवल रील के इफेक्ट में हम लोग सोच रहे हैं, 20-30 सेकंड की हमारी सोचने की क्षमता वो हो चुकी है। तो बहुत सारे विषयों को आज वीडियो के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। उसमें क्या क्या विषय है, जैसे कि क्या ये पहली बार हो रहा है, क्या ये केवल भारत के साथ हो रहा है, अमेरिका का वर्तमान वैश्विक स्तर पर अमेरिका का जो प्रभाव लगातार अमेरिका द्वारा डाला जा रहा है, जिस तरीके से निर्णय उसके द्वारा लिए जा रहे हैं, उन सारे विषयों को भी रखना चाहता हूं। और साथ ही इस पूरे विषय के साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय समस्या भी जुड़ी हुई है, उस विषय को भी इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। और क्या कुछ चीजें हमारे देश के लोगों के द्वारा की जा सकती है, क्या विदेश मंत्रालय के द्वारा कुछ चीजें की जा सकती है, उन सारे विषयों को इस वीडियो के माध्यम से साथियों में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात की अगर चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो इस तरीके से उन्हें देखना है बहुत कष्टदायक, और अभी भी वह दृश्य, वह मंजर आंखों के सामने से नहीं हट रहा कि अपने देश के लोग हाथों में इस तरीके से बेड़ियां पहने हुए, पैरों में बेड़ियां पहने हुए उतारे जा रहे थे। कितना दुख उन लोगों को हुआ होगा, कितना कष्ट उन लोगों को हुआ होगा, इस बात को मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा 205 लोगों की एक सूची भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंपी गई थी कि 205 लोगों को हम लोग निर्वासित कर रहे हैं जो कि हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे थे, और 104 लोगों को पहली खेप में उतारा गया और 101 लोग आने अभी बाकी है। साथियों, क्या यह पहली बार हुआ है? तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ है। 2009 से 2024 के बीच लगभग 16,000 लोगों को, जितना डाटा मैंने पढ़ा, लगभग 15,796 इतनी संख्या में लोगों को अभी तक हमारे देश भेजा जा चुका है, जो लोग की अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। और उसके बाद एक चीज, एक वर्ड लगातार सुनने में आ रहा है, अप्रवासी भारतीय, जिनका निर्वासन किया गया है। अप्रवासी क्या हुआ साथियों? आपने लगातार देखा होगा, प्रवासी और अप्रवासी, इन दोनों शब्दों पर बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है, बहुत ही कंफ्यूजन इस पर बना रहता है कि इसका अर्थ क्या है। तो दोनों शब्दों को सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं। प्रवासी साथियों वे लोग हैं जो कि भारतीय राज्य, भारत एक राज्य, देश मान लेते हैं, चलिए, एक देश के अंदर ही जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं बेहतरीन जीवन शैली की तलाश में, बेहतरीन जीवन सुविधाओं की तलाश में, तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। एक ही देश के अंदर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। और अप्रवासी कौन हुए? अप्रवासी साथियों वे लोग हुए जो बेहतर जीवन सुविधाओं की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। जैसे कि भारत से कोई अमेरिका चला गया, वहां जाकर वो बस गया, तो वह अप्रवासी कहलाएगा। तो अभी 104 अप्रवासी भारतीयों का निर्वासन किया गया है। तो
क्या पहली बार? नहीं, पहली बार नहीं हुआ था। अभी 2009 से 2024 के बीच लगभग 16,000 15,700 कुछ लोगों को निर्वाचित किया गया है। और साथियों, क्या इस तरीके से बेड़ियों में जिस तरीके से हम लोगों ने जकड़े हुए देखा, क्या यह पहली बार किया गया है? बंधक बनाकर पहली बार छोड़ा गया? तो बताना चाहता हूं कि यह भी पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में वैश्विक स्तर पर यह प्रक्रिया तय की गई कि इस तरह से अवैध रूप से जो लोग दूसरे देश में जाकर के रहेंगे, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, जो कि गलत तरीके से दूसरे देश में जाकर के रहेंगे, तो उन्हें इसी तरीके से बंधक बनाकर उनके देश में छोड़ा जाएगा। तो यह रही दूसरी बात। इसी के साथ ही एक बात और आती है कि क्या केवल भारत के लोगों को इस तरीके से छोड़ा गया? तो ऐसा भी नहीं है। भारत के साथ साथ और देशों के लोग भी और थे जिनको कि इसी तरीके से, जो लोग अवैध रूप से रह रहे थे, उनको इसी तरीके से उनके देश में छोड़ा गया। एक देश और देश में आ रहा था कि जो कि खुद से अपने देश को लोगों को लेकर के आया था। यह भी एक विषय देखने में आया था। दूसरी बात साथियों, एक लगातार अमेरिका के विषय में जो बात की जा रही है, अमेरिका के जो वर्तमान के निर्णय लिए जा रहे हैं, अमेरिका जो वर्तमान निर्णय ले रहा है उसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, पड़ रहा ही है और पड़ता भी है। अमेरिका एक वैश्विक शक्ति है, वैश्विक महाशक्ति है, वो सबसे ताकतवर देश मुझे लगता है अमेरिका है। मुझे क्या लगता है ही अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश। तो उसके जो निर्णय लिए जाते हैं तो उसका पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से अमेरिका द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर स्पष्ट रूप से उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि वह फैसले व्यवहारिक नहीं, व्यापारिक रूप से ज्यादा लिए जा रहे हैं। कुछ फैसलों की अगर हम बात यहां पर करें, सबसे पहले तो अभी कुछ आज से 3 दशक पहले, 3 या 4 दशक पहले एक ग्लोबल विलेज बनाने की बात हो रही थी। अमेरिका ने सबसे पहले तो इस ग्लोबल विलेज की नीति से अपने आप को बाहर कर लिया। दूसरी बात साथियों, भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा WHO से अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। अभी कल की बात है, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उससे अमेरिका ने अपने आप को बाहर, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। उसके जो मुख्य अधिकारी थे उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए कि ये लोग गलत तरीके से निर्णय लेते हैं, अलग दूसरे देशों का साथ देते हैं। अमेरिका ने उस पर निर्णय वो लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। अभी और क्या देखने में आता है, जो साथियों ऐसा होता है कि गरीब देश ललचाई नजरों से या बहुत ही करुणा की दृष्टि से, बहुत ही क्या कहेंगे, हेल्प की दृष्टि से दूसरे विकसित देशों की तरफ, विकासशील देशों की तरफ देखते हैं कि वे लोग उनकी कुछ मदद करेंगे। अमेरिका ने ऐसे गरीब देशों को अनुदान देना बंद कर दिया। अभी एक देश की तरफ अमेरिका कह रहा था कि मैं इस पर कब्जा कर लूंगा, दूसरा भी कह रहा था कि युद्ध में किसी भी तरह के देश को सहायता नहीं जाएगी। उसके बाद अभी ICC की बात तो मैं कर ही चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। जैसे बहुत सारे निर्णय हैं कि जिसको कि अमेरिका चर्चाओं में जिस पर कि बना हुआ है। लेकिन ठीक है, आप किसी भी देश के किसी भी फैसले की आप ठीक आलोचना कर सकते हो, आप उसकी तारीफ कर सकते हो, लेकिन आप उस पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। वह उनके देश के संबंध होता है, वह जो चाहे वह फैसले लें। और जो अभी अवैध अप्रवासी भारतीयों वाला मुद्दा आया है, बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने जो कैंपेनिंग थी, जो उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग थी, राष्ट्रपति चुनाव की जब कैंपेनिंग करे, तो उस पर भी उन्होंने इस विषय पर रखा था कि अगर वे जीतते हैं तो वे इस कदम को उठाएंगे। ये भी एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। तो ये बात तो पहले से बताते हुए आए थे। तो अमेरिका के द्वारा लगातार ऐसे निर्णय लिए कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका व्यवहारिक रूप से नहीं है, तो व्यापारिक रूप से ज्यादा निर्णय लेने लगा है। लेकिन आप किसी भी देश की संप्रभुता पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। जो भी फैसला अमेरिका ले, वो अमेरिका की अपने देश की बात है, उसके अपने देश की संप्रभुता की बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये फैसले कहीं से भी व्यवहारिक तो नहीं लगते हैं, ये व्यापारिक ज्यादा लगते हैं। दूसरी बात साथियों एक और आती है कि लगातार केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन लगातार विरोधी संगठनों के द्वारा या अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैंने भी देखा जब इस तरह का ये मैंने वीडियोस देखे किस तरह से उतारा जा रहा है, तो सबसे पहले मैंने हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो उनके सोशल मीडिया हैंडल को उनका देखा कि जिस तरह के कमेंट उनके द्वारा किए गए। ठीक है, उनके द्वारा अच्छी बात की गई है कि इस तरह की वे हमारे देश के लोगों पर जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसके ऊपर वे वहां चिंता करेंगे और कड़े से कड़े शब्दों में उन्होंने भी कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात को जरूर वहां पर रखेंगे कि इस तरह की अगली हरकतें न की जाए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश का दायित्व है कि जो बाहर हमारे देश के लोग रह रहे हैं इस तरीके से रह रहे हैं उनको देश में वापस बुलाएंगे। लेकिन साथियों और एक चीज देखने में आई, जो विरोधी संगठनों के द्वारा, अलग विचारधाराओं के लोगों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, इसको मैं सोचता हूं कि ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। सोचने वाली बात है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें वहां पर भेजा गया था? क्या नहीं भेजा गया था? क्या केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अनुमति दी गई थी? क्या नहीं दी गई थी? क्या उन्होंने अपने दस्तावेज केंद्र सरकार को जमा किए गए थे? क्या नहीं किए गए थे? ये सोचने वाली बात है कि अपराध आप करें और आप चाह रहे हैं कि सरकार आपका समर्थन करे, तो यह भी गलत है। इस तरह की चीजें मत कीजिए। ठीक है, वो उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति इसी तरीके से चलती है कि हर चीज पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो, हर बात पर मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दो, प्रदेश में होता है तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सोच समझकर, इतने बड़े नेता हैं, विरोधी लोग, मतलब जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, अन्य विचारधारा के जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि पूरे विषय पर पहले चर्चा की जानी चाहिए, उसके बाद किसी का विरोध होना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ भी हो रहा है तो आप सीधे किसी की भी बुराई करते रहो। ऐसा नहीं है। विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा है, क्योंकि
मैंने भी पहली बार सोचा कि आखिर उनके द्वारा काम क्यों नहीं किया जा रहा, तो देखा तो उनके द्वारा जो बयानबाजी की गई थी, जो उनका जवाब दिया गया था, वो सारी चीजें ठीक थी और ऐसा होना भी चाहिए। विदेश मंत्रालय को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्व्यवहार जो हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है ऐसा न हो, और इसकी चिंता की जानी चाहिए। लगातार शायद मुझे लग रहा है कि भी जा रही है। आजकल एक ट्रेंड सा भी बन गया है अलग विचारधारा के लोगों के द्वारा कि अगर किसी के घर का कोई मवेशी भी मर रहा है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार हो जा रही है। अरे भैया, आप क्राइम आप कर रहे हो, अपराध आप कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि केंद्र सरकार आपका समर्थन करे। आखिर ऐसा कैसे होगा? आप वैध दस्तावेजों के साथ जाइए ना, कौन आपको रोक रहा है? जो लोग वैध तरीके से गए हैं क्या उनके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये तो गलत बात है। मुझे लगता है कि इस पर हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए। आप किसी भी विषय पर सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, वैध तरीके से जाइए। हाँ, विदेश मंत्रालय को इस पर मैं सुझाव जरूर दे सकता हूं कि जो वैध जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनकी वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और इस तरीके से जो अवैध रूप से जा रहे हैं, अवैध निर्वासन को उनके द्वारा रोका जाए और अपने देश के लोगों को वहां पर सुरक्षा प्रदान करने की जो लोग इस तरीके से रह रहे हैं उनको वापस अपने देश में बुलाया जाए। ये चिंता मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा की जानी चाहिए। इसी के साथ ही साथियों, क्या कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं और कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखेंगे, अगर आप इस बात को गंभीरता से सोचें तो साथियों आप बिल्कुल अंदाजा खुद से लगा सकते हैं कि इसके पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं, वे एजेंसियां जिम्मेदार हैं, वे एजेंट जिम्मेदार हैं, वे कबूतरबाज जिम्मेदार हैं जो कि डंकी रस्तों से या कबूतरबाजी के तरीकों से अपने हमारे देश के लोगों को इस तरीके से अवैध रूप से वहां पर भेजते हैं। कौन जिम्मेदार आखिर इसके अलावा? उनके अलावा वे लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि लाखों रुपया उन लोगों से ले रहे हैं और गलत तरीके से उनको वहां पर भेज रहे हैं। ये और सोचने वाली बात है साथियों। कई तो हमारे देश के लोग ऐसे जिनकी वहां पर हत्या कर दी जाती है, जो बेचारे बहुत सारी आशाओं के साथ दूसरे देश गए और उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। क्या उनके माता पिता की उम्र क्या बीतती होगी जिनकी लाशें भी हमारे देश में नहीं पहुंची? क्या ये कबूतरबाज, क्या ये एजेंट, क्या एजेंसियां उनकी जिम्मेदारी लेती होंगे? नहीं, ये लोग नहीं लेते होंगे। इनके पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि गलत तरीके से हमारे देश के लोगों को ऐसे भेजते हैं। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय को ऐसे एजेंटों की, ऐसी एजेंसियों की और ऐसे कबूतरबाजों की छानबीन करनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो कि गलत तरीके से हमारे देश के लोगों को कैसे रख रहे हैं। उसके बाद साथियों एक चीज और यहां पर की जा सकती है कि जो लोग भी बाहर जा रहे हैं, जो लोग भी विदेश जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के पास उनका पूरा डाटा होना चाहिए कि कौन लोग हमारे देश के बाहर गए। और इससे क्या होगा? इससे उन विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी उनकी सहायता करने की, उनकी सुरक्षा करने की, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होगी। अरे यार, आपके पास आप गलत तरीके से बाहर चले गए, विदेश मंत्रालय के पास आपका कोई डाटा नहीं है, उसके बाद आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, आप किसी को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे रहे हो। बिल्कुल ये गलत बात है। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार है जिन लोगों ने गलत तरीके से कबूतरबाजी के द्वारा या डंकी रस्तों से उन लोगों को वहां भेजा। ये मैंने जब एक डाटा देखा साथियों, उसका डाटा मुझे पूरी तरीके से तो मिल नहीं पाया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनकी लाशें भी अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंच रही, जिनके माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि क्या उनका बेटा या उनकी बेटी कभी उस दिन उनके आंखों के सामने आएंगे, लेकिन वो लोग बेचारे कभी नहीं आएंगे। इन कबूतरबाजों के कारण, इन एजेंटों के कारण जिन्होंने की धोखेबाजी के रास्ते, जिन्होंने अवैध तरीके से देश के लोगों को वहां भेजा। कितनी हत्याएं भारतीयों की वहां पर होती है, देखिए ना। वैध तरीके से भारतीय छात्रों की हत्या लगातार विदेशों में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा जीता जाता उदाहरण लगातार अखबारों में सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई। अरे यार, डाटा तो दीजिए, सरकार आपकी चिंता करेगी ना। जो लोग वैध तरीके से रहते हैं सरकार उनकी चिंता करती है, लेकिन नहीं, आप गलत तरीके से भी जानना है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि केंद्र सरकार भी आपकी चिंता करे। आप डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए, आप अपना नाम लिस्ट तो करवाइए, आप उनके पास एक डाटा स्टोर तो आप कीजिए। बिल्कुल आपकी चिंता की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? कौन देश अपने देश के लोगों की चिंता नहीं करना चाहता? हर देश करना चाहता है, लेकिन इस तरीके से हर चीज पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना मुझे लगता है कि गलत है। इसके साथ एक चीज और की जा सकती है, इसके लिए एक समग्र कार्य योजना की आवश्यकता है, एक विस्तृत कार्य योजना की इसमें आवश्यकता है। और इन एजेंटों पर कार्रवाई इस तरीके से विदेश मंत्रालय द्वारा डाटा बहुत एक सिस्टमेटिक तरीका जिस पर कि मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय ने कार्य करना चाहिए। और मैं तो क्या, हमारी तो क्या हैसियत है, विदेश मंत्रालय खुद इतने बड़ा मंत्रालय, खुद से इनकी चिंता कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर ये लोग जिम्मेदार भी और ऐसी चीजें की जा सकती है। उसके बाद साथियों एक विषय और आता है कि इतने रुपए देकर के 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए देकर के आप विदेश जा रहे हो और उसके बाद जब अवैध तरीके से जा रहे हो, आप वैध प्रक्रिया अपनाइए। और अगर आपने इतने रुपए देकर आप विदेश ही जा रहे हो तो आप अपने देश में व्यापार क्यों नहीं करते? ये मेरा एक सुझाव है। आत्मनिर्भर भारत की जैसे बात की जा रही है तो आप इतने पैसों में तो बहुत अच्छा व्यापार किया जा सकता है। मैं जो भी लोग ऐसे, और ज्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारे देश में एक हिस्सा है जैसे कि पंजाब के लोग हैं, तो खुद जहां मेरा घर है वहां से ज्यादातर लोग वहां जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एम होता है वहां जाने का, तो आप अवैध तरीके से जाइए। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए देकर भी आप अवैध तरीके से जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि गलत है। और इस पर अगर आपको इतने अगर रुपए हैं तो इस पर अपना देश में व्यापार किया जा सकता है ना, व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। इतने पैसों में तो जबरदस्त व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। और आत्मनिर्भर भारत की तो बात चल रही है, क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि यह भी किया जा सकता है। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को सोचना चाहिए जो कि अवैध रूप से दूसरे देशों में जाने की सोचते हैं।
इसी के साथ साथियों, अवैध घुसपैठ एक खतरे की घंटी आज बन चुका है। ये केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर एक समस्या है। अवैध घुसपैठ का आप उदाहरण हर देश में आप देख सकते हैं। हमारा देश इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ा उदाहरण हमारा इसका देश है। पूर्वोत्तर के राज्य आप देखिए ना, कितनी ज्यादा घुसपैठ वहां पर हो रही है, अवैध घुसपैठ वहां पर हो रही है। ये एक वैश्विक खतरे की घंटी है, अवैध घुसपैठ। और इस पूरे विषय के माध्यम से इस विषय को मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सोचना चाहिए। ये केवल अमेरिका में नहीं हो रहा है, किसी और देश में नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारे देश में भी ये चीज हो रही है। आज एक खतरे की घंटी बन चुका है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि ये सदियों से होता रहा है साथियों, दशकों से ये चीज होती रही है कि अच्छी सुविधाओं की तलाश में, बेहतरीन जीवन सुविधाओं की तलाश में, बेहतरीन जीवन सुविधाओं की तलाश में जो गरीब देश के लोग, विकासशील देश के लोग विकसित देशों की तरफ अपना रुख करते हैं। ये आजकल नहीं हो रहा है, आज से ये चीज नहीं हो रही, दशकों से, सदियों से ये चीज होती आ रही है। लोग बेहतर जीवन सुविधाओं की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है, दूसरे देश का जो पूंजीपति वर्ग है, वह मौन रूप से इसको स्वीकार भी करता है। क्यों? और वैसा क्यों करता है? क्योंकि इसके द्वारा उसे सस्ता श्रम बाध्य रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो आगे क्यों इसकी चिंता करेगा? तो वो लोग मौन रूप से इसको स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। लेकिन चिंता कब होती है? जब ऐसे लोग बढ़ते हैं, जब जनसंख्या ऐसे लोगों की बढ़ती है। इससे क्या होता है साथियों? इससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है, आर्थिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। इससे सामाजिक समस्या पैदा होती है, आर्थिक समस्या पैदा होती है, धार्मिक समस्या पैदा होती है, राजनीतिक समस्या पैदा होती है। इससे जनसंख्या असंतुलन पैदा होता है, राष्ट्रीय असुरक्षा का भाव पैदा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरे में आती है। हमारा देश उसका जीता जागता उदाहरण है। लगातार अमित शाह जी कहते हैं ना, गृह मंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हम अवैध घुसपैठ को खत्म कर देंगे। सोचिए ना वे क्यों कहते होंगे, क्यों हर मीटिंग में इसकी चर्चा करते हैं, क्यों कहते होंगे? क्योंकि आज यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, अवैध घुसपैठ। और इस विषय में यह विषय आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे पूर्वोत्तर के राज्य आप देखिए ना, अवैध घुसपैठ में सबसे ज्यादा शिकार है। असम का एग्जांपल आप ले लीजिए, जिसका कारण है कि वहां के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंच रहा है, धार्मिक नुकसान वहां पर पहुंच रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अवैध लोग वहां पर आकर घुस गए, लेकिन उसके बाद हमारे जनसंख्या असंतुलन इससे पैदा होता है, धार्मिक नुकसान इससे पहुंचा है, धार्मिक दंगों की इससे स्थिति ऐसी बन जाती है। अभी कुछ टाइम पहले आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की हुई है। तो अवैध घुसपैठ ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे सारी चीजें प्रभावित होती है। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो इससे जनसंख्या असंतुलन भी पैदा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा इससे पैदा होता है। मुझे लगता है कि हर देश को इस पर सोचना चाहिए, और हमारे देश को तो सोचना ही चाहिए। मैं देखता हूं कि लगातार अमित शाह जी की जब मैं इस पर बयान सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है बहुत कि, और 2027 तक जब वो इस बात को कहते हैं कि 2027 तक में इस बात को खत्म करेंगे, तो मैं पूरी आशा है कि ऐसी चीजों पर कमी होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जिस चीज से खतरा पैदा होगा उसे उसका समूल नाश होना ही चाहिए, उसे जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो यह भी एक विषय यहाँ पर देखने में आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन सारे विषयों को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है, क्योंकि पहले जब मैंने इस विषय को देखा तो मेरे दिल में भी बहुत सा गुस्सा पैदा हुआ, और किसी के दिल में भी आएगा साथियों। लेकिन उसके बाद जब बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठा तो इन सारे विषयों की भी वहां पर चर्चा की गई। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैंने तो इस विषय की गंभीरता को समझा ही नहीं। मैं तो केवल यही कहना चाह रहा था कि हाँ, इसके लिए मैं भी यही चाह रहा था कि हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार को ऐसा होना चाहिए, कहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब बड़े लोगों के साथ बैठा, जब सभ्य लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ बैठा, तो इन सारे विषयों की वहां पर चर्चा की गई, जिनको कि आज मैंने आपके सम्मुख रखा है। और इन विषयों पर साथियों मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने सोचना होगा। हमने अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, अपने बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर उठाना होगा, ताकि हम हर विषय को गंभीरता से सोच सके, उसके दोनों पहलुओं पर हम गंभीरता से चर्चा कर सकें। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर हम सभी लोगों ने चिंता करनी होगी। और विदेश मंत्रालय से आशा ही नहीं, हमें उम्मीद है कि जिस तरह के बयान उनके द्वारा दिए गए, जो चीजें उनके द्वारा की जा रही है, जो प्रयास इस पर उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो, तो ऐसा अगली बार से नहीं होगा। और हमारे देश के लोगों की जो विदेश में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है साथियों? वैध तरीके से जाया जाए। एक चीज हमारे देश के लोगों को भी समझनी होगी, वह क्या कदम है कि आप लोग वैध तरीके से जाइए। विदेश मंत्रालय से मैं अपील करता हूं कि वैध तरीके से वैध वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और उसके बाद अवैध निर्वासन को जल्द से जल्द रोका जाए, ताकि लोग गलत तरीके से वहां पर न जाए। तो इन सारे विषयों पर रखने के लिए आज का वीडियो बनाया गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे विषय समझ में आए होंगे। और इसी के साथ ही एक चीज और कहना चाहता हूं साथियों, कि हमारी जो सोचने की क्षमता है वह रील के आधार पर होती जा रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल लगातार सोशल मीडिया में रील का कल्चर ज्यादा बनता हुआ जा रहा है, और हमारी सोचने की क्षमता भी रील प्रभावित कर रही है। हमारे इमोशन जो है रील के आधार पर घटते बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा प्रेम, ज्यादा तो हमारे जो रिएक्शंस है वह रील के आधार पर घटते बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने सोचना चाहिए। और इन सारे विषयों की मैंने चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को विषय समझ आए होंगे। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।